हेलो हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। आई होप कि आप लोग सब ठीक हो, अच्छे हो। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. So this is Snigdha Dey and I am going to make you understand, as well as we are going to understand about the topic of politics, why political theory important, as I have completed it in the first part. अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, पॉलिटिक्स इज़ नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, एज वी ऑल नो कि पॉलिटिक्स जो है ये अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ, मतलब गवर्नमेंट का जो अफेयर्स होता है उसके साथ कन्फाइंड नहीं होता है। गवर्नमेंट का जो वर्क होता है ये ह्यूमन लाइफ्स को अफेक्ट करता है डिफरेंट वेज में। गवर्नमेंट क्या डिटरमाइन करता है, क्या समझता है, क्या पॉलिसी लगाता है। गवर्नमेंट हमें इकोनॉमिक पॉलिसी देता है, फॉरेन एजुकेशन पॉलिसी देता है। क्यों देता है, ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये हेल्प कर सके इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब लोगों का लिविंग कंडीशन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये सब पॉलिसीज एक्चुअली बनाया जाता है। ठीक है ना। बट एन इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एंडेंजर पीपल लाइव्स एंड सिक्योरिटी। मतलब क्या है कि जो इनएफिशिएंट है, जो करप्टेड गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकता है, लोगों की लाइफ और सिक्योरिटी को एंडेंजर मतलब डेंजर में भी डाल सकता है। अगर गवर्नमेंट अच्छा हो तो हम लोगों का लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। अगर गवर्नमेंट ही करप्टेड हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म मतलब क्या, मतलब यू विल फेस लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू अचीव टू गेट ऑल द फैसिलिटीज़। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिंस द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली वी टेक अ लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट्स गवर्नमेंट डू। सो हम लोगों ने पहले जो पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट का क्या इंटरेक्शंस हैं, एज वेल एज पॉलिटिकल थ्योरी को थोड़ा समझा था। लेकिन अभी हम लोग ये समझ में जा रहे हैं और थोड़ा डीपली इसको समझेंगे। ठीक है, आई होप सो। जो फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको बोला है अभी ये क्लियर हुआ हो आपको। एंड यस, नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड वन। यस, एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली वी टेक अ लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट्स डू। मतलब देखो, गवर्नमेंट का जो एक्शन होता है ना वो हमें डीपली अफेक्ट करता है और हम लोग लाइवली इंटरेस्ट लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। ऑब्वियसली व्हेन वी डिसएग्री विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वी प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन टू परसुएड द गवर्नमेंट टू चेंज एग्जिस्टिंग लॉज। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा स्ट्राइक्स होता है, हड़ताल होता है किसी भी ऑफिस में, किसी भी एरिया में, किसी भी जगह में। जब स्ट्राइक्स होता है या फिर किसी लाइक यू नो कि आंदोलन होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाया है शायद वो ठीक नहीं है, शायद वो चेंज होने की ज़रूरत है, शायद उसको एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ना लोग प्रोटेस्ट करते हैं। We ask whether corruption can be rooted out, whether reservation for specific groups are just or not. तो हम लोग ये भी as the human beings, as an individual, as a citizens of our country, we can ask to the government, we can question कि करप्शन क्या रूट, मतलब करप्शन को क्या रूट से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग भी काम कर सकते हैं करप्शन को रूट से निकालना। बिकॉज क्या होता है कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो हमारा भी बहुत रोल प्ले होता है। ठीक है ना, हमारा भी बहुत रोल प्ले होता है सब कुछ ठीक करने का, सब कुछ यू नो चीज़ों को क्या बोलते हैं इसको, लाइक टू मतलब टू टेक स्टैंड लेने का भी हम लोगों के पास वो कैपेसिटीज़ होती है। ठीक है, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. If we look around us, what we see would be movement, development and change. अगर हम लोग हमारे आसपास देखें या फिर हम लोग कोई किताब भी पढ़े, तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे आसपास क्या है। हमारे आसपास है मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंज। मतलब ये तीनों जो हथियार है ना, वेपन्स है, मूवमेंट एंड डेवलपमेंट एंड चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट अगर होगा तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आएगा और चेंज भी ऑटोमेटिकली आता रहेगा। सो मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंज आर वन ऑफ द बेसिक टूल्स भी बोल सकते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी बोल सकते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर
हम लोग डीपर, देखो क्या होता है, पहले जो सोसाइटीज़ था ना, उस सोसाइटी को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसीलिए मूवमेंट आया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने डेवलपमेंट किया, उसके बाद चेंज ऑटोमेटिकली आ गया। बट इफ़ वी लुक डीपर वी विल ऑल्सो सी सर्टेन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल जो लोगों को गाइड किया है। अगर हम लोग अंदर में देखें और डीपली जाए तो देयर आर मेनी मोर प्रिंसिपल्स जिसने इंस्पायर किया है, लोगों को गाइड किया है। बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ बनाया गया है जो लोगों को गाइड किया है, जैसे कि आइडियाज़, जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी। ये जो तीनों वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है, ये हम लोगों के लिए है। इसको अगर हम लोग यूज़ नहीं करते, इसको अगर हम लोग डीपली नहीं समझते हैं, तो हम लोग लॉ को समझना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज़ बाय एंट्रीनिंग देम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिफरेंट कंट्रीज़ क्या करते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स जो भी होता है ना, हम लोग को जो मिला है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ क्या करते हैं, इसको मतलब बनाते हैं, बना के इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालते हैं। ये इसको वैल्यू की तरह माना जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों की सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ होता है कि लोगों के, बड़े लोगों के पैर छूना, एंड ऑल्सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक कि टू एक्सेप्ट आवर ट्रेडिशन, टू डू द पूजा रिचुअल्स, एंड ऑल्सो टू एक्सेप्ट सम ऑफ द थिंग्स इन आवर रिलीजन। तो वैसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ क्या करते हैं, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी को इस तरह से वैल्यू की तरह लेते हैं कि वो अपने लाइफ में यूज़ कर पाए, उसको मतलब अपनी लाइफ में रख पाए। और ये अगर इसको समझ लिया तो यू कैन develop a lot, you can have a knowledge a lot, and also you can fight for yourself। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सिर्फ एक दिन में नहीं बना है। ये डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलो, जो कुछ भी हो, ये एक दिन में नहीं बना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ, बहुत ज़्यादा जो हमारे पहले के थिंकर्स थे, जैसे रोशो, कौटिल्य, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, अंबेडकर, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद ही धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने लगे, ये सब फॉर्म होना शुरू हुआ। क्योंकि बोलना बहुत इजी होता है इन सब वर्ड्स को, लेकिन बना के रखना एंड ऑल्सो टू लाइक यू नो टू इम्प्लीमेंट इट इज़ नॉट ईजी, जो उन लोगों ने किया। प्लेटो, एरिस्टोटल जो है, इन लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। डिस्कस टू देयर स्टूडेंट्स वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वाज बेटर। तो क्या किया, प्लेटो और एरिस्टोटल के जो स्टूडेंट्स होते थे, तो उनके, क्योंकि वो लोग प्रोफेसर भी थे, रिसर्चर भी थे, सब थे, ठीक है ना। तो वो उन लोग के जो स्टूडेंट्स होते थे ना, तो वो प्लेटो, एरिस्टोटल ने पूछा था कि क्या बेटर है, मोनार्की बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है, राजा बेटर है या फिर लोग बेटर है, मतलब लोगों का ओपिनियन, लोग रूल करेंगे वो बेटर है या फिर राजा का रूल बेटर है। रोशो ने फर्स्ट आर्ग्यू किया था कि फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। फ्रीडम जो है ना, ये एक फंडामेंटल राइट है ह्यूमन काइंड का। तो ये किसने बोला, ये रोशो ने बोला, ठीक है। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड ने क्या किया था, इक्वालिटी वॉज क्रूशल टू फ्रीडम, ठीक है। तो दोनों का बात एक ही है, बस घुमा फिरा के बोलते हैं, फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। कार्ल मार्क्स ने बोला कि इक्वालिटी वॉज अ क्रूशल टू फ्रीडम। महात्मा गांधी ने डिस्कस किया द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज। तो आप लोग अगर कभी भी आपको को मौका मिले या फिर आप लोग खरीद के इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि हिंद स्वराज क्या होता है। हिंद स्वराज पढ़ने से यू विल गेट टू नो मेनी मोर थिंग्स, ओके। एंड अंबेडकर जो है, इन्होंने बहुत ज़्यादा विगरसली आर्ग्यू किया कि शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट मस्ट बी कंसिडर्ड ए माइनॉरिटी एंड उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल राइट्स या फिर स्पेशली कुछ भी देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए मतलब प्रोटेक्शन, राइट्स या फिर उनके लिए एक स्पेशल चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है उनके हिसाब से, अंबेडकर के हिसाब से। क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लोजली देखा कि जो स्ट्रगल्स शेड्यूल कास्ट ने किया, जो स्ट्रगल्स माइनॉरिटी पीपल ने किया, तो उनको अगर वो स्पेस ना दिया जाए तो उनका फ्यूचर बर्बाद ही है, ठीक है। These ideas find their place in the Indian Constitution. Our preamble enshrines freedom and equality, chapters of rights, and also in the Indian Constitution. तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है ना, ये सब आइडियाज़ आया है, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी, ठीक है ना,
शेड्यूल कास्ट को प्रोविज़न देना, इम्पोर्टेंस देना, ये सब ऑटोमेटिकली आया है, ठीक है। एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट्स, सोशल लाइफ, एक ये सब क्यों बनाया गया? एक सिस्टमेटिक मैटर, मतलब सिस्टमेटिकली हम लोग अगर लाइफ को मतलब कैसे कर सकते हैं, तो उसको कैसे बना सकते हैं सिस्टमेटिकली, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बनाया गया है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, गवर्नमेंट नहीं रहेगा, तो हम लोग चलेंगे कैसे? हम लोग चीज़ों को मानेंगे कैसे? अपने आप जो ठीक लगेगा हम लोग करना शुरू कर देंगे, विच इज़ नॉट गुड। सो हमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लैरिफाई करता है, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सो ऑन, इन सबको क्लैरिफाई भी करता है। एंड इट प्रॉप्स टू सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर। देखो अभी यहाँ पे क्या है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सेकुलरिज्म एंड सो ऑन, ये सबको तो पढ़ाता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग भी जो बोलता है कि जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, ये सब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको सिखाता है, ठीक है। ये कैसे एग्जामाइन होता है? बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होता है, एडवांस डिफरेंट थिंकर्स ने आर्ग्यूमेंट्स किया, उसके बाद इन सबको बनाया। पहले तो फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सेकुलरिज्म बना दिया, लेकिन उसके बाद देखा गया कि नहीं, सिर्फ ये सब बनाने से नहीं होगा, इट इज़ नॉट वर्थ एनफ। देन दे डिसाइडेड टू मेक रूल ऑफ लॉ, लॉ के लिए रूल, पावर्स को सेपरेट करके रखना ताकि पावर का मिसयूज़ ना हो सके, जुडिशियल रिव्यू एंड सो ऑन। तो रोशो और मार्क्स ने क्या किया? गांधी didn't become politicians to their ideas and influence generations, okay। so अगर हम लोग अभी देखें, बहुत सारा क्वेश्चंस भी आ जाता है। देखो बनाया तो गया है बहुत सोच समझ के ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ जाता है कि जो कुछ भी बनाया गया है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, फ्रीडम, इक्वालिटी, जो कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या ये सब हमारे लिए रिलेवेंट है? ठीक है। हैव वी नॉट ऑलरेडी फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? हमारे पास क्या फ्रीडम और डेमोक्रेसी नहीं है? वाइल इंडिया इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, क्या इंडिया फ्री और इंडिपेंडेंट है? Questions regarding freedom and equality has not ceased to crop up. This is because issues concerning freedom, equality, democracy arise in many areas of social life. मतलब यही बोला गया है कि अभी भी, ठीक है, नो डाउट ये सब दिया गया है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी सोल्यूशन नहीं हुआ है, डीप रूटेडली काम नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी का जो इश्यूज़ है ना, concern, मतलब issues concern relating to the freedom, equality, democracy arise in many areas of social life के many areas में, and they are being implemented in different sectors and different places. implement किया जाता है इसको different sectors और different places में. Equality may exist in the political sphere but of equal rights. It may not exist in the economic and social spheres. तो यही सिंपली बोला गया है, इक्वालिटी नो डाउट एग्जिस्ट कर सकता है, करता है कि पॉलिटिकल, इट मे नॉट एग्जिस्ट इन द सेम इन द इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेयर। तो इकोनॉमिक और सोशल स्पेयर्स में इक्वालिटी नहीं रहता है, पॉलिटिकल स्पेयर्स या फिर इक्वल राइट्स में इक्वालिटी रहता है। पीपल में एन्जॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स बट स्टिल बी डिस्क्रिमिनेटेड। नो डाउट लोग एंजॉय कर रहे हैं पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, लेकिन फिर भी वो लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, वैल्यू जो कि विच इज़ इन एप्लीकेशन इन ईच ऑफ दिस फॉलोइंग सिचुएशंस? तो ये सब थोड़ा बहुत दिया गया है टू डू एक्टिविटी टू सी कि सच में समाज में क्या चल रहा है एंड आपका ओपिनियन क्या है। तो उसको आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब दिया गया है कि ओके, सो बिफोर दैट आई वांट टू से दैट, सो इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज नोट्स फ्रॉम आवर स्टडीफाई सक्सेस, then you can purchase it from our website and it is available in the website. So अगर आपको कुछ नोट्स परचेज़ करना हो तो आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो एवरीवन मस्ट जॉइन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, स्टूडेंट शुड बी कंसल्टेड वाइल प्लानिंग द एनुअल डे फंक्शन। तो ये सब मतलब क्या होता है, एक ओपिनियन मांगा है कि आप क्या चाहते हैं या फिर आप क्या बोलेंगे इसके बारे में। ओके, देखो सम पीपल मे हैव, इसको समझो ठीक है, सम पीपल मे हैव प्रिविलेज प्लेस इन सोसाइटी वाइल अदर्स आर डिप्राइव्ड इवन इन द बेसिक नेसेसिटीज। तो यहाँ पे इक्वालिटी है, नो। सम आर एबल टू अचीव वट एवर गोल्स दे सेट फॉर देमसेल्फ वाइल मेनी आर अनेबल इवन टू गो schools so that they can have decent jobs in the future. So for them freedom is still a distant dream. Is this the equality? No. तो क्या हो रहा है कि किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। और नेक्स्ट ये बोला गया है फ्रीडम इज गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। करंट कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम को गारंटीड माना गया है, गारंटीड दिया गया है। वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑल द टाइम। इट इज़ अ बीट लाइक प्लेइंग अ गेम as we play chess or cricket. We learn how to interpret the rules. In the process, we discover new and broader meanings of games itself. Fundamental rights guaranteed by our constitution are continually being reinterpreted in response to new circumstances. The right to life has been interpreted by the courts to include the right to livelihood. जो right to life होता है ना, इसको कोर्ट में इंटरप्रिटेट किया गया है to include the right to livelihood. ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड सबका हक है जीना, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन ग्रांटेड थ्रू न्यू लॉ। तो राइट टू लाइवलीहुड ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको थोड़ा इम्पॉर्टेंटली ले लीजिए। वन नेक्स्ट इज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी हमारे न्यू लॉ में दिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोसाइटीज़ फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर न्यू चैलेंजेस विच जनरेट न्यू इंटरप्रिटेशन। ऑब्वियसली सोसाइटी में न्यू इंटरप्रिटेशन, न्यू चैलेंजेस आता ही रहता है। फंडामेंटल राइट्स व्हाट इट गारंटीज अवर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडेड किया गया है, ठीक है, एक्सपांडेड ओवर टाइम फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा बार चेंज भी, मतलब चेंज मतलब क्या बोले कि अगर कुछ यहाँ पे ठीक नहीं है तो वो कोर्ट में जाके, कॉन्स्टिट्यूशन में जाके, मतलब यू नो लाइक कि ये ठीक नहीं है तो इसको चेंज करो, ये ठीक नहीं है तो उसको चेंज करो। बहुत ज़्यादा ऐसा डिबेट हो चुका है, चेंजेस भी हो चुका है, क्योंकि सोसाइटी डेवलप हो रहा है, न्यू प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। अगर पुराने लॉज और पुराने रूल ऑफ लॉ, पुराने सेपरेशन ऑफ पावर रहा जाए तो प्रॉब्लम्स आएगा। तो इसीलिए सोसाइटी जैसे चेंज कर रहा है, चीज़ें भी वैसे चेंज हो रही है। ओके, थर्डली आवर वर्ल्ड चेंजेस, वी मे डिस्कवर न्यू डिमेंशंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज न्यू थ्रेट्स टू फ्रीडम। हमारा जो दुनिया चेंज हो रहा है, हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं न्यू डिमेंशंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज न्यू थ्रेट्स टू फ्रीडम। फ्रीडम का भी न्यू डिमेंशंस आ रहा है, थ्रेट्स भी आ रहा है फ्रीडम को। ग्लोबल कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट ईजियर फॉर द एक्टिविटीज़ टू नेटवर्क विथ वन अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर्स ऑफ फॉरेस्ट। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी से नॉट ओनली प्रोटेक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी से बहुत यूज़ एंड मिसयूज़ दोनों हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी की हेल्प से जान सकते हैं, हम लोग इवन अब ये भी जान सकते हैं कि जो क्रॉप होता है ना, क्रॉप कि फार्मर्स जहाँ पे कल्टीवेट करते हैं तो उस मिट्टी का फर्टिलिटी कैसा है, ठीक है, उसमें क्रॉप्स लगाने से क्रॉप्स ग्रो करेगा कि नहीं, तो वो सब भी हम लोग अभी जान सकते हैं, जो कि पहले इट वॉज इम्पॉसिबल। तो टेक्नोलॉजी जितना एडवांस हो चुका है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो चुका है, लेकिन ये एनेबल भी करता है टेररिस्ट और क्रिमिनल्स टू नेटवर्क। ऑब्वियसली टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को एक, मैंने बोला ना, ख़राब भी है अच्छा भी है, बोथ साइड। तो क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को एक नया ज़रिया मिल चुका है, ठीक है, ताकि वो लोग इस नेटवर्क को मतलब किस तरह से यूज़ करें। इंटरनेट कॉमर्स इज़ ऑल सेट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। जो इंटरनेट कॉमर्स है, इंटरनेट मीडिया है, इंटरनेट जनरेशन है, ये फ्यूचर तो ले लेगा, अभी ले ही रहा है, अभी AI आएगा, AI भी ले लेगा। इन्फॉर्मेशन वी गिव टू आवर सेल्फ ऑनलाइन टू बाई गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो देखो, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में आता है कि जो हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो बाय गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड, इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इवन थ्रू द नेटिजन, सिटीजन्स ऑफ द इंटरनेट, सिटीजन्स ऑफ द इंटरनेट के सिटीजन्स डू नॉट लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल। वो लोग गवर्नमेंट कंट्रोल को पसंद ही नहीं करते हैं। जैसे कि उनको जब कोविड आया था तब कई सोशल मीडियाज एंड गेम्स को बैन किया गया था, तो बहुत सारे लोगों को बहुत मतलब निराशा हुए लोग कि क्यों बैन किया गया। लेकिन ये मतलब
कुछ अच्छे के लिए ही किया गया था, क्योंकि कुछ ज़्यादा रेगुलेशन लॉज ज़रूरी होता है लोगों के अच्छे के लिए फॉर द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। क्वेश्चंस हैज रेज्ड रिगार्डिंग हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू द पीपल यूजिंग द नेट। तो क्वेश्चंस ऐसा भी हुआ था कि लोग जो नेट यूज़ करते हैं तो कितना फ्रीडम उसको देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक पार्ट हम लोग को समझ में आ रहा है कि फ्रीडम जो देते हैं उस फ्रीडम सिर्फ हम लोगों के लाइफ में एक चीज़ के लिए नहीं है, इट इज़ इन द मेनी स्फेयर्स। लाइक इंटरनेट यूज़ किया कर रहे हैं तो उसमें कितना फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऑनलाइन को, किसी और को, किसी टेक्नोलॉजी को कितना इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, तो ये भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि किसी को मेल सेंड कर दिया स्ट्रेंजर्स को, क्या ऐसा करना सही है? अपना कुछ प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर दिया बिना जाने कि यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्या ये सही है? तो वो फ्रीडम देना भी वैसा फ्रीडम ना देना ही अच्छा हो, तो गवर्नमेंट वो भी एक्शंस लेती है। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि should governments be allowed to read private emails to track down terrorists? How much regulation is justified and who should regulate governments or other private regulators? Political theory has a lot to teach us about possible answer to these questions. तो ये सब का आंसर्स हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से ही समझ में आएगा। इसको हम लोग कैसे प्रैक्टिस में लाएंगे या फिर लाते हैं। In these textbooks, we confined ourselves with one of the aspects of political theory in which deals it with the origins, meaning and the significance of political ideas that we are familiar with, such as freedom बोलो, equality बोलो, citizenship, justice, development, nationalism, secularism and so on. तो क्या बोला गया है कि हम लोग इस बुक्स में या फिर इस पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जानेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का ओरिजिन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, मीनिंग क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिटिकल आइडियाज़ का, क्या हम लोग फेमिलियर है फ्रीडम से, इक्वालिटी से, सिटीजनशिप से, जस्टिस से, डेवलपमेंट से, नेशनलिज्म से, सेकुलरिज्म और बहुत ज़्यादा है, क्या हम लोग इस चीज़ों से फेमिलियर हैं, क्या हम लोग इस चीज़ों को जानते हैं। When we begin a debate or argument of any topic, we usually ask what does it mean or how does it matter. Obviously हम लोग अगर किसी चीज़ के बारे में डिबेट करेंगे तो हम लोग पहले ही क्वेश्चन करेंगे इसका मतलब क्या है, ये क्यों मैटर करता है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आप लोग नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन को उन लोगों ने आस्क किया है एंड उन लोगों का डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस, आंसर्स, डेफिनेशंस निकला। सो these are very important, okay. फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, तो इन सब का हम लोग अगर वन बाय वन को पढ़ेंगे हम लोग और डीपली नॉलेज समझ पाएंगे कि ये सब एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, देयर कैन बी वन डेफिनेशन फॉर अ ट्रायंगुलर और स्क्वायर, ठीक है। ट्रायंगुलर और या फिर स्क्वायर के लिए किसी एक डेफिनेशन देता है, ये ट्रायंगल इसलिए हुआ, a+b² ऐसे हुआ, स्क्वायर का ये डेफिनेशन हो गया, इसके बाद तुम सोच नहीं सकते, तुम खुद से नहीं बना सकते। लेकिन जो इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ये सब जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस हम लोग दे सकते हैं। इट इज़ टोटली एंड मच मोर डाइवर्स। एंशिएंट में क्या हुआ था, ग्रीक्स जो होता है ना, लाइक इन द सिटी ऑफ एथेंस, सोक्रेट्स वाज डिस्क्राइब्ड एज द वाइसेस्ट मैन। सोक्रेट्स एक हम लोग का थिंकर था, तो उनको मेनली माना गया था एक वाइसेस्ट मैन। ही वॉज नोन फॉर क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग पॉपुलरली हेल्ड बिलीव्स अबाउट सोसाइटी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो जो भी बिलीव्स हम लोग का सोसाइटी में बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले था, तो उसको क्वेश्चन करना, उसको चैलेंज करना कि ये सही है कि नहीं, क्यों मान रहे हो, या शायद ये गलत भी हो सकता है। तो सोक्रेट्स वॉज द मेन पर्सन, ही वॉज द वाइसेस्ट पर्सन जो ये सब क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी सहना पड़ा। ये सही है, अगर आप किसी भले चीज़ के लिए काम करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ताल मिला के चलोगे किसी के साथ, अगर आप जो कुछ भी कर रहा है उसके साथ यू आर जस्ट अकम्पेनिंग हिम, यू आर जस्ट ओके, चलो ही इज़ डूइंग द थिंग, मैं भी साथ में कर लेता हूँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन करोगे इवन एट योर होम ऑल्सो, इफ यू डू अ सिंगल क्वेश्चन टू योर लाइक यू डोंट लाइक दिस, और या फिर आपका जो आपत्ति है अगर आप जना बोलोगे, तब क्या होगा ना, आपके ऊपर एकदम
आसमान से कहाँ से बादल टपक के गिरेगा, मतलब यू नो लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किया जाएगा। लेकिन उनका जो स्टूडेंट था ना प्लेटो, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली लिखा द आइडियाज़ ऑफ सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स के आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने समझा, पढ़ा, वो उनकी भाषा में लिखा। उनका बुक है द रिपब्लिक, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। पढ़ने से आपको और ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो मेनली उन्होंने लिखा कि व्हाट इज़ जस्टिस, जस्टिस के बारे में उन्होंने लिखा, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, दिस बुक्स ओपन्स अप द डायलॉग्स बिटवीन सॉक्रेट्स एंड Cephalus. Okay. In the course of this dialogue, Cephalus and his friends came to recognize that their understanding of justice is inadequate and unacceptable. Justice का जो understanding है वो inadequate है, unacceptable है। तो उस डायलॉग मतलब उस बुक्स में ऐसा लिखा गया। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, सॉक्रेट यूजेस रीज़न टू रिवील द लिमिटेशन। सॉक्रेट ने क्या किया, रीज़न दिया, ठीक है, उनका कारण था। एंड इनकॉन्सिस्टेंसी जो हो रहा था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग था। उनका एडवर्सरीज इवेंचुअली एडमिट किया कि वट एवर द व्यूज़ दे हैड एंड लिव्ड एंड कुड नॉट बी सस्टेन, तो उसको रखा नहीं जाता था, मतलब ये उनका व्यू था। जो इक्वालिटी टर्म है, ठीक है, वो मेनली क्या होता है, कंसर्न इन अवर रिलेशनशिप्स विद अदर ह्यूमन बींग्स रेदर देन विद थिंग्स। ऑब्वियसली इक्वालिटी का जो टर्म है ये ह्यूमन बींग्स के साथ ही का रिलेशनशिप्स था। ये मेनली किसी वस्तु के साथ से ज़्यादा ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा था। इक्वालिटी का जो कंसेप्ट बोलो या फिर जो कुछ भी बोलो हमें मिला है हमारे संविधान से। ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग्स हैव ओपिनियंस ऑन इश्यूज लाइक इक्वालिटी। ह्यूमन बींग्स, ठीक है, उनका ओपिनियंस था कि इक्वालिटी क्या है, ये सब क्या है एंड ऑल, एंड मेनी मोर ओपिनियंस नीडेड टू बी अंडरस्टैंड एंड हार्मोनाइज्ड। और बहुत ज़्यादा ओपिनियंस है जिसको समझा जा सकता है और हार्मोनाइज किया जा सकता है। सो नाउ वी विल आई एम नाउ एंडिंग दिस सेशन ऑफ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इन द नेक्स्ट पार्ट I will be discussing more about it. Thank you so much for joining today's session. Have a very good day. And if you want to purchase the notes, you can purchase it through our website of Study by Success. Thank you so much. I will see you soon. Bye. Take care.